हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी जो डील करता है प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसमें सेक्शंस कवर होते हैं सेक्शंस 91 टू 105। तो हमारा एक बार हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इस चैप्टर का किस तरह से क्लासिफिकेशन है। ये चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए, बी एंड सी। ए हमारा पार्ट डिस्क्राइब करता है समन्स, ऑर्डर एंड रिक्वेजिशन टू प्रोड्यूस। अगर कोर्ट समन कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए थिंग, ये जाएगा सेक्शन 91 एंड 92 में। बी इज फॉर सर्च वारंट, 93 टू 98। पार्ट सी, इट इज फॉर द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्च। सर्च करते समय क्या जनरल प्रोविजंस आपके अप्लाई होते हैं वो बताता है पार्ट सी, 99 टू 101। अब आता है हमारा पार्ट डी, मिसलेनियस, जिसमें सारा कुछ मिक्सचर है, 102 टू 105 तक जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए, समन टू प्रोड्यूस, सेक्शंस 91 एंड 92। समन टू प्रोड्यूस, किस चीज का समन किया जा रहा है? समन किया जा रहा है, इससे पहले हमने जो चैप्टर में डिस्कस किया था वो क्या रहा था, समन किया जा रहा है पर्सन की प्रेजेंस के लिए कि वो आए। तो यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस के लिए या किसका प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो हम करवा रहे हैं किसी चीज का जो रिलेटेड है सब्जेक्ट मैटर से। तो यहाँ पे प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग, यहाँ पे हम केवल एम्फेसाइज कर रहे हैं इस चैप्टर में थिंग से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस चीज का प्रोडक्शन। तो सबसे पहले समन देंगे हम 91 और 92 में। अब 91 क्या कहता है ये देखते हैं। 91 हमारा बात करता है, इफ द थिंग इज इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन। कंडीशन है, अब कोर्ट को पता है कि कोई भी थिंग है जो हमारा सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, जो हमारा इशू है उससे रिलेटेड हमारा कोई भी थिंग है, वो किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के पास है। तो कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट में इशू क्या करेगी? इशू समन फॉर इट्स प्रोडक्शन। कोर्ट क्या करेगी? एक समन इशू करेगी उस पर्सन को कि आप उस चीज को लेके, उस थिंग को लेके आप प्रोड्यूस करिए कोर्ट में। सेकेंडली, यहाँ पे पावर होती है पुलिस ऑफिसर के पास, वो एक रिटन ऑर्डर इशू कर सकता है फॉर दिस पर्पस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग। तो वो उस पर्सन को एक रिटन ऑर्डर दे सकता है कि आप उस थिंग को प्रोड्यूस करिए। यहाँ पे एक्सेप्शन है जो इस सेक्शन में अप्लाई नहीं करते हैं, वो है सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123 बात करता है कि एविडेंस अगर कोई रिलेटेड है अफेयर्स ऑफ स्टेट, अगर स्टेट से रिलेटेड कोई थिंग है या कोई भी चीज है जो प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो यहाँ पे एक्सेप्शन में आ जाता है, तो वो नहीं फॉलो करेगा। सेकेंड है सेक्शन 124। सेक्शन 144 डील करता है हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में। 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये डील करता है हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में, जो दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो वो भी प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, वो प्रोटेक्टेड है। देन और क्या एक्सेप्शन है? डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड अंडर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, ये एक एक्ट है जहां पे बैंकर्स के बुक को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो भी इशू आपको शो नहीं किया जाएगा। इसमें एक केस आया था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल, 1965 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इशूइंग सच प्रोसेस अगेंस्ट एनी एक्यूज शैल बी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज 3। तो अगर इन चीजों को लेके अगर इशू किया जा रहा है, कोई भी आपके लिए समन इशू किया जा रहा है, तो वो क्या करा जाएगा? वो एक वायलेशन की तरह माना जाएगा। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 92 में। अभी हमने बात किया कि किसके पास है थिंग, कस्टडी ऑफ एनी पर्सन। अब हम बात करते हैं कि अगर जो डॉक्यूमेंट है या कोई थिंग है वो कहाँ पे है, पोस्टल या टेलीग्राफिक अथॉरिटी के पास है,
ओके, पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं है, एक अथॉरिटी के पास है। वो अथॉरिटी कैसी है, पोस्टल है या टेलीग्राफिक अथॉरिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनको बोला जाएगा, पोस्टल और टेलीग्राफिक अथॉरिटी को बोला जाएगा कि या तो आप वो थिंग या डॉक्यूमेंट किसको दे दें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप आके सबमिट कर दो। या यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डीएसपी और पुलिस कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो या पोस्टल या टेलीग्राफिक अथॉरिटी में जाके सर्च कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को डिटेन कर सकते हैं, उस थिंग को वो क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टडी में डिटेन कर सकते हैं। ये बोलता है हमारा सेक्शन 92। नाउ अब हमारा आता है सेक्शन 93। 93 बताता है, 93 to 98 हमारा बात करता है सर्च वारंट के बारे में। सर्च वारंट 3 केसेस में इशू होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको बोला जा रहा है कि आप वो डॉक्यूमेंट या थिंग है आप उसको लेके आइए, आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपको 91 में बोला गया, पर्सन को बोला गया कोर्ट के थ्रू कि आप उसको समन इशू हुआ है कि आप प्रोड्यूस करिए, आपने प्रोड्यूस नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन आपकी ये बन गई, नॉन प्रोडक्शन ऑफ थिंग और डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 91 एंड 92। तो क्या इशू हो जाएगा, सर्च वारंट इशू हो जाएगा। बी क्या बोलता है, वेयर द कंसर्न थिंग इज नॉट नोन टू बी टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। कोर्ट को नहीं पता है कि वो जो थिंग है या डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू द केस वो किसके पास है, किस पर्सन के पास है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम सर्च वारंट इशू कर देंगे। थर्ड बोलता है, वेयर इन द कोर्ट्स ओपिनियन, कोर्ट का ये ओपिनियन है, द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, जनरल सर्च या इंस्पेक्शन। अब कोई भी अगर इंक्वायरी होनी है, ट्रायल होना है या कोई अदर प्रोसीडिंग है, एक जनरल सर्च या इंस्पेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है, इफ इट थिंक्स फिट, उनको ऐसा लगता है, कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो वो करेंगे। सेक्शन 94 बात करता है इशू ऑफ सर्च वारंट फॉर कॉन्ट्रफिट्स, कॉइन्स, करेंसी और अदर ऑब्जेक्शनल आइटम्स। ये जाता है अंडर फॉर्म नंबर 11 ऑफ सीआरपीसी। शेड्यूल 2 का फॉर्म नंबर 11 में सर्च वारंट इशू किया जाएगा। अगर आपको पता चलता है कि आप नकली कॉइन्स या नकली करेंसी बनाया जा रहा है या कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो अनैतिक है, तो ऑब्जेक्शनल आइटम इन सेक्शन 94, ये आपको 94 में बता दिया गया है कि ऑब्जेक्शनल आइटम। अब उसमें क्या क्या है, काउंटरफिट कॉइन्स हैं, करेंसीज हैं, नोट्स हैं या स्टैम्प्स हैं। फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्शनल आइटम जो 94 में जो बताए गए हैं यही डायरेक्ट आपको प्री में पूछे जाते हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 94 ऑब्जेक्शनल आइटम है या नहीं है, ये प्री का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्शनल आइटम्स है, काउंटरफिट कॉइन्स है, करेंसी है, नोट्स है और स्टैम्प्स है। सेकंड, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स है। देन फॉल्स सील बनाई जा रही है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हैं, इलीगल पीस ऑफ मेटल है, जैसे आपके रेडियो एक्टिव मेटल्स होते हैं, यूरेनियम हो गया, तो ये आपको इलीगल है, आप नहीं रख सकते हो, तो ये इलीगल पीस ऑफ मेटल हो गया। फिर इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द अबव, इन सब के प्रोडक्शन में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल है उसकी इन्वेंट्री भी अगर आपने रखी है तो भी आपको सर्च वारंट के लिए इशू किया जा सकता है। देन ऑल्सो इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड करता है, स्टोलन प्रॉपर्टी जो दी गई है अंडर सेक्शन 410 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट आता है फोरफीचर ऑफ पब्लिकेशन। फोरफीचर मतलब रोक लगा देना। पब्लिकेशन पे कब रोक लगा दी जाएगी ये बताता है 95 एंड 96। तो पहले हम 95 को देखेंगे फिर हम 96 को देखते हैं। तो दो तरह से होता है। सबसे पहला है डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर। एनी न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे देखने वाला है कि यहाँ पे किस किस चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहले हम एक बार रीड कर देते हैं फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। एनी न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग any of the following kinds of matter may be forfeited by the state government by issuing declaration of forfeiture: seditious, disturbance public peace, outraging religious belief.
मीन्स अगर कोई न्यूज़पेपर है, बुक है या डॉक्यूमेंट है, वो किस तरह की चीज़ें अपने पब्लिश कर रहा है, वो ऐसी चीज़ें पब्लिश कर रहा है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये सही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। वो इशू कर देगा कि आपके पब्लिकेशन का या आपके न्यूज़पेपर का, आपके बुक का, आपके डॉक्यूमेंट का हम फोरफीचर कर रहे हैं, हम आपकी रोक लगा रहे हैं उस पर, जिसमें सिडिशियस चीज़ें हैं, सेक्शन 126 का ए ऑफ आईपीसी। देन डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, ऐसी चीज़ें आप उसमें लिख के बेच रहे हो जिससे पब्लिक जो पीस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, तो भी हम क्या करेंगे, फोरफीचर कर देंगे 553A एंड 553 ऑफ बी। देन थर्ड आपका है ऑटरेजिंग रिलीजियस बिलीफ, सेक्शन 395A, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें लिख रहे हो या ऐसी चीज़ें बुक्स में हैं जो अगर एक मुस्लिम पढ़ेगा तो वो हिंदू के खिलाफ हो जाएगा, या हिंदू पढ़ेगा तो वो मुस्लिम के खिलाफ हो जाएगा। जो रिलीजियस बिलीफ है, जो रिलीजियस बैलेंस बना हुआ है सबके बीच में, रिलीजन्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट फोरफीचर कर देगा। अब हम बात करते हैं 95 के दूसरे पार्ट के बारे में, जो बात करता है सर्च वारंट में। सर्च वारंट क्या होता है, अपॉन इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ फोरफीचर बाय स्टेट गवर्नमेंट, एनी मजिस्ट्रेट में ऑथराइज बाय वारंट एनी पुलिस ऑफिसर टू एंटर अपॉन एंड सर्च एनी परमिसेस। फोरफीचर के लिए नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, ठीक, अंडर सेक्शन 95। फोरफीचर के लिए न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट के फोरफीचर के लिए आपका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर देता है पुलिस ऑफिसर को कि आप उस प्रीमाइसेस में, मतलब उस जगह पे जाके अब आप सर्च कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, देख सकते हो कि अभी फिर से पब्लिकेशन तो नहीं हो रहा है। ओके, ये बात करता है हमारा सेक्शन 95 का सेकेंड पार्ट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 96 की। सेक्शन 96 बताता है, अब 95 में डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर हो गया, सर्च वारंट इशू हो गया, अब जो एग्रीव पार्टी है वो भी तो कुछ करेगी। क्या करेगी, वो करेगी 96 में एप्लीकेशन टू सेट असाइड फोरफीचर। वो एप्लीकेशन देगी कि भाई आप फोरफीचर, अभी आप रुक जाओ, आप मैटर देख लो, ठीक है नहीं है, क्या है, अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ। तो एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर, यानी कि 2 महीने का टाइम होता है आपको एप्लीकेशन देने के लिए। जिस दिन से आपका डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर का पब्लिकेशन हुआ है, उस दिन से आपके पास 2 महीने का टाइम है कि आप वहां से एप्लीकेशन दे सकते हो। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच डॉक्यूमेंट, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उस डॉक्यूमेंट में, वो देगा एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड्स दैट इट डज नॉट कंटेन एनी मैटर वारंटिंग इट्स फोरफीचर। अब एप्लीकेशन में तो यही लिखा जाएगा ना कि भाई ऐसा कोई, जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ऐसा हम कुछ भी नहीं छाप रहे थे, हम ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे थे, तो इसी चीज़ की एप्लीकेशन दी जाएगी। अब ये एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, अप्लाई टू द हाई कोर्ट। फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी और हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, फोरफीचर की एप्लीकेशन की हियरिंग कितनी जजेस की बेंच करती है, तो यहाँ पे 3 जजेस की बेंच ऑफ हाई कोर्ट करती है। उसके बाद ये भी लिखा है बाय ऑल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड इफ इट हैज लेस देन, अगर 3 से कम है, अगर हाई कोर्ट हमारा है उसमें जनरल रूल ये है कि 3 जजेस रहेंगे, ठीक, 3 जजेस करेंगे। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट ऐसा है जिसमें लेस देन 3 है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होंगे, जितने भी जजेस होंगे, ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये सभी करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।